हाय, गुड मॉर्निंग। मैं केडी गुप्ता, आपका दोस्त। आजकल एक खबर आई हुई है कि इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है। यह भारत के लिए बड़ी खबर है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज इतनी बड़ी हो गई है कि वो $4 ट्रिलियन से अधिक की हो गई। आईएमएफ के आंकड़ों पर ध्यान दें तो मार्च 2023 में भारत से बड़ी सिर्फ 4 इकोनॉमीज़ थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी जो $27 ट्रिलियन की थी, और चाइना की इकोनॉमी $19 ट्रिलियन की थी, और जापान की इकोनॉमी तीसरे स्थान पर थी $4.4 ट्रिलियन, और जर्मनी की इकोनॉमी $4.3 ट्रिलियन, और इंडिया की इकोनॉमी $3.73 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर थी। इस तरह से इंडिया मार्च 2023 में ही 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया था। अब ये सूचना आई है कि इंडिया $4 ट्रिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। तो यह एक बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी 2018 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में एक विज़न दिया था कि हमें 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना है। भारत का विकास भी हो रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 2019 में कोविड-19 के आने से 2-3 साल तक का ऐसा बड़ा झटका पूरी दुनिया को लगा कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ तो छोड़िए, पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। सब कुछ रुक सा गया, जनजीवन रुक गया, सारी एक्टिविटीज़ रुक गई। दुनिया को लगा कि शायद सभ्यताओं के मिटने का संकट आ गया है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सेटबैक इकोनॉमी को लगा। लेकिन फिर भी 2-3 साल के बाद जब वैक्सीनेशन आया और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आई, तो और विकास प्रारंभ हुआ। और फिर आज उसी की पड़े थे कि भारत $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है, और निश्चित ही वो आने वाले समय में $5 ट्रिलियन का आंकड़ा भी पार करेगा। और आईएमएफ ने तो एक अनुमान लगाया है कि भारत 2027-28 तक ये $5 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस करेगा। लेकिन ग्रोथ को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह समय और पहले ही आ जाएगा। फिलहाल यह कैसे हुआ इसको समझते हैं। ये एक दिन की कोई भी इतनी बड़ी घटना एक दिन में नहीं होती, और इन घटनाओं के होने में बहुत समय लगता है, टाइम देना पड़ता है। टाइमिंग की बात नहीं है। अगर हम देखें तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद से ही भारत ने एक मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अपनाया। दरअसल आज़ादी के बाद भारत सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा उन्मुख था। उसमें कैपिटलिज्म का समावेश तो था, लेकिन वो बहुत सीमित था, क्योंकि देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और ये माना जा रहा था कि जो बड़े उद्योग धंधे हैं वो सरकार ही लगाएगी। बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी ये सब जो लगी, ये सरकार ने ही लगाई। और कुछ बड़े उद्योगपति भी थे, टाटा बिरला जैसे, लेकिन उन पर बहुत हेविली टैक्सेशन था, टैक्स बहुत बड़े थे। ये कहा जा रहा था कि देश की जनता गरीब है, और बड़े लोग जो कमाते हैं उस पर हेवी टैक्स लगाकर और गरीबों को सब्सिडी दी जानी चाहिए, इससे उनका भला होएगा। फिलहाल ये इकोनॉमी चलती रही, हम उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते। और 1990 तक बहुत धीरे धीरे 3 से 3.5% का ग्रोथ मिलता रहा, जिसे किसी अर्थशास्त्री ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा है। और ये बहुत सफिशिएंट तो नहीं था, लेकिन काम चल रहा था। लेकिन 1989-90 आते आते देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल से गड़बड़ा गई, और अब स्थिति ऐसी आ गई कि कुछ करना पड़ेगा। जरा 1989-90
का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले तो राजनीतिक रूप से देखें तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता का वक्त था। 1989 में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया था। इसलिए तत्कालीन कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने सरकार बनाने से मना कर दिया और भाजपा के सहयोग से जनता दल ने सरकार बनाई। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो बहुत दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रह सके। 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बने, जो कि 7 महीने तक रहे और दिनों दिन आर्थिक स्थिति खराब ही होती गई। उस समय का आर्थिक जीवन देखें तो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था, 2 डिजिट में था, 11-12% का इन्फ्लेशन था। और इन्फ्लेशन के साथ साथ बजट डेफिसिट जो था वो बहुत ज़्यादा था, लगभग पूरी जीडीपी का 7.5% से ऊपर का बजट डेफिसिट था। और इसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट भी आ गया। हमारे पास 15 से 20 दिन तक का फॉरेक्स ही बचा था कि हम अपने पेमेंट्स कर सकें। हमें दूसरे देशों पर, विशेष रूप से गल्फ़ कंट्रीज़ पर ऑयल के लिए विशेष रूप से डिपेंडेंट रहना पड़ता था। उसी समय खाड़ी में युद्ध भी शुरू हो गया और जो हमारे बहुत सारे देश के लोग वहाँ पे काम करते थे और उससे हमको पैसे मिलते थे, वो भी बंद हो गया, क्योंकि खाड़ी युद्ध में हमारे देश के लोग वापस इंडिया आ गए और हमें पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में दिक्कतें आई कि दुनिया ने हमें कर्ज देना भी बंद कर दिया। हमारे ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था और इंडिया पूरे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा लोन लेने वाला देश हो गया था, ब्राज़ील और मैक्सिको के बाद। उस समय कहते हैं कि भारत का जो लोन था वो 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया और वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसीज ने भारत को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया और इस तरह डाउनग्रेड कर दिया कि इनको लोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि लोन को रिपे कर पाएंगे। तो बड़ी मुश्किल की स्थिति थी, हमें अपने पेमेंट्स करने थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो भारत ने तय किया कि वो अपना सोना गिरवी रखेगा और 20,000 किलोग्राम सोना भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा और उससे मिले पैसे से कुछ दिन काम चले। फिर तभी जो है ये तय किया गया कि भारत 47,000 किलोग्राम सोना और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखेगा। लेकिन ये सूचना एक पत्रकार मिस्टर शंकर अय्यर ने पब्लिश कर दी और देश में बड़ा अजीब सा दुखपूर्ण माहौल फैल गया कि अब भारत की दशा ऐसी हो गई है कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है और इसको लेकर के देश में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, कि हमारा देश फिर गुलाम हो जाएगा, हम फिर इतना कर्ज में दबे हुए हैं कि हम उनका कर्ज नहीं दे पाएंगे तो हमारा देश फिर से उनके ही अधीन हो जाएगा। इस तरह की बातें चलती रहीं। इसी दौरान 1991 में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। जनता ने शायद देख लिया था कि कोलाइजन गवर्नमेंट्स का हश्र क्या होता है और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, शायद कुछ सिंपथी लहर या जो भी कहिए। उस समय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस का बहुमत मिलने के बाद पीवी नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री बने। वो इकोनॉमिस्ट तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत श्रूड पॉलिटिशियन थे। उन्होंने उस समय भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया और कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, ऐसी हालत में हमको कुछ ऐसा करना है कि देश को इस मुसीबत से निकालना है और आप क्योंकि इस अर्थव्यवस्था को समझते हैं तो आपको ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि देश जो है इस तरह के मैच से निकल पाए, इस तरह की बुरी हालत से निकल पाए और हम किसी तरह से देश को फिर सही पटरी पर ला पाएँ, सही रास्ते पर ला पाएँ। खैर, मनमोहन सिंह ने वो चैलेंज स्वीकार किया और मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने अपना बजट जो 24 जुलाई 1991 में प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने एक कोट कहा विक्टर ह्यूगो का कि नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम।
शायद ये वही समय था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का समय आ गया था और इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। एंड दैट न्यू आइडिया वाज दैट ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये तीन वो बिंदु थे जिस पर चल करके मनमोहन सिंह को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था। इससे पहले सरकार ने देश के अधिकांश क्षेत्रों अधिकांश उद्योग धंधों के क्षेत्रों पर एक तरह का सैंक्शन लगा रखा था। कोई विदेशी अपने पैसे नहीं लगा सकता, उद्योग नहीं लगा सकता। भारत हमेशा डरा हुआ रहता था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत 200 सालों तक गुलाम रहा, आगे दूसरी कंपनी आएगी तो क्या होगा। तो फॉरेन कंपनीज को वो अलाउ नहीं करते थे। लेकिन इस पॉलिसी को मनमोहन सिंह ने चेंज कर दिया। उन्होंने लिबरलाइज अप्रोच अपनाया और ग्लोबलाइजेशन को बल दिया। और मनमोहन सिंह ने अपने 1991 में जो बजट पेश किया और जो विज़न पेश किया उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने देश को पूरी दुनिया के लिए खोला, प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया, HDFC बैंक, ICI बैंक इसी समय में आए, एक्सिस बैंक। और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हमें सब्सिडी को ख़त्म करना पड़ेगा, हम सब्सिडी के साथ देश का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने सब्सिडी को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए किया और लाइसेंस राज को ख़त्म किया। कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी सब के लिए, सब में इन्वेस्टमेंट के लिए, FDI मंगाने के लिए दुनिया के लिए खोल दिया गया। और इस तरह से इंडिया एक तरह से फिर जो अपना रास्ता भटक गई थी इकोनॉमिक क्षेत्र में, रास्ते पर चलना शुरू कर दी। 1990 में भारतीय जो GDP का साइज था वो 270 बिलियन का था। लेकिन 10 साल के बाद 2001 में देखते हैं तो ये बढ़कर 485 बिलियन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग डबल हो गया। भारत एक सही रास्ते पर चल निकला था। फिर 2007 तक भारत $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। अब देखिए 1947 से 2007 तक 60 वर्ष लगे भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में। लेकिन उसके बाद फिर दिक्कतें नहीं आई। 2014 में भारत $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई और 2021 में कोविड के बावजूद भी भारत $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। अभी ये $4 ट्रिलियन के मार्क को पार कर गई है। और आप देखें तो $1 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पर पहुंचने के लिए भारत को 18 वर्षों का समय लगा, जबकि 1 ट्रिलियन पहुंचने पर भारत को 60 वर्ष का समय लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इज इंटैक्ट और ग्रोथ का एक रास्ता बन पड़ा है। ये सारे दुनिया के विशेषज्ञ एजेंसीज और सारे लोग मानने भी लगे हैं। RBI ने भारत के ग्रोथ का जो अनुमान लगाया है वो 6.5% का लगाया हुआ है। वहीं पर जो दुनिया की मानी जानी क्रेडिट एजेंसीज हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 6 to 7.1% का ग्रोथ अनुमान दिया है। मॉर्गन एंड स्टैनले ने 6.5% का ग्रोथ अनुमान दिया है। लंदन बेस्ड क्रेडिट एजेंसी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक ने 7% का ग्रोथ अनुमान दिया है। इस प्रकार से भारत लगता है कि ग्रोथ के रास्ते पर आगे चलता रहेगा। इस बीच श्री रंगराजन का एक स्टेटमेंट है कि अगर भारत 7% की दर से अगले 20 साल तक ग्रो करता रहा तो भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी। फिलहाल अभी तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि भारत 2027-28 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी और शायद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इससे पहले ही भारत बन सकता है, क्योंकि ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है। अभी सेकंड क्वार्टर के GDP के आंकड़े आए हुए हैं जो 7.6% का ग्रोथ है, जबकि जो एजेंसीज का ग्रोथ रेट है उससे बेहतर है, ज़्यादा है। और इस तरह हम देखते हैं कि भारत 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और 2047 तक इंडिया 30 से 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और एक तरह से ग्रोथ इकोनॉमी हो जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है। और इस प्रकार से अभी भी तेज़ी बरकरार है। CLSA ने अभी इसी हफ्ते एक आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो भारत के लिए ये अच्छी खबरें हैं।
लेकिन इसमें एक जो कैच है वो ये है कि इतना ग्रोथ होने के बाद भी देशवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए जो गरीबी पहले थी वही ही है, हमें खर्च करने के ज़्यादा पैसे नहीं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारती हैं वो जीडीपी के बजाय पर कैपिटा इनकम से गवर्न होती हैं, और हमारे देश की पर कैपिटा इनकम काफ़ी नीची है, काफ़ी कम है, और इसी की वजह से गरीबी ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम हमारे देश की और विकसित देशों से तुलना करने पर काफ़ी ही कम है। अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो है वो लग्जमबर्ग की है, वो $1,30,000 पर हेड है। आयरलैंड की $1,07,000 और स्विट्ज़रलैंड की $95,000 पर हेड, कतर की $89,000 पर हेड, नॉर्वे की $88,000 पर हेड, सिंगापुर की $85,000 पर हेड, और अमेरिका जैसे बड़े देश की $78,000 पर हेड है। और वहीं पर भारत की पर कैपिटा इनकम $2,000 पर हेड है, जो कि बहुत कम है। इससे ही देशवासियों को खर्च करने के लिए कम पैसे मिलते हैं और वो गरीबी में रहने को अभिशप्त हैं। और इसमें अगर 80-20 का फार्मूला भी लगा दें, बता दें, 80-20 का फार्मूला ये है कि 80% ऑफ द रिसोर्सेज पर 20% लोगों का कब्जा है, अर्थात जो 80% लोग बचते हैं उनको सिर्फ 20% रिसोर्सेज में काम चलाना है। यह एक और बुरी बात है, लेकिन इन सब का कोई हल नहीं है, दुनिया ऐसे ही चल रही है। इनका सिर्फ एक ही हल है कि विकास की गति तेज हो, और विकास की गति तेज होगी तो पिरामिड के निचले लेवल पर जो सबसे ज़्यादा चौड़ा है वहाँ के लोगों को भी धीरे धीरे चीज़ें मिलेंगी और धीरे धीरे हमारी स्थिति सुधरेगी। लेकिन अब एक प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न है कि क्या 7% की ग्रोथ दर हमें मिलती रहेगी, हम अगले 20 वर्ष तक प्राप्त कर सकेंगे? यह एक बहुत कठिन प्रश्न है। अभी भी दुनिया बहुत हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ पर चल रही है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल करने के लिए सारी दुनिया के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी उसी पर जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से देश के लोगों को फिर खर्च करने को नहीं मिलता, लोगों की गरीबी बढ़ती है। इसलिए इन्फ्लेशन को किसी भी लेवल पर रोका जाना चाहिए और उसके लिए दुनिया भर के बैंकर्स काम कर रहे हैं। आगे कैसे होता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जो स्थिति है कि रेट कट्स, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे थे वो बढ़ने से तो रोक दिए गए हैं, रेट कट्स आने शेष हैं। अभी सिर्फ चाइना ने ही रेट कट्स किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर के बैंकर्स रेट कट करेंगे और रेट कट होने से फिर ग्रोथ की रफ्तार तेज होएगी। एक दूसरा संकट जो सबसे ज़्यादा है जो जियो पॉलिटिकल है। आजकल जियो पॉलिटिकल टेंशन्स दुनिया के कई भागों में ज़्यादा हैं। उधर रशिया और यूक्रेन का संकट था ही, फिर इधर इजराइल और हमास का संकट शुरू हो गया, और चाइना हमेशा ताइवान के साथ लफड़े खड़े करने का सोचता ही रहता है, और ताइवान क्या वो कई देशों के साथ हमेशा ही संघर्षों में उलझने की कोशिश करता है। इससे ग्रोथ की रफ्तार कम होती है, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ द वे वर्ल्ड गोस ऑन, और दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन विकास ऐसे होता रहता है। हमने देखा कोविड-19 के खाड़ी संकट और सारी बातों के होने के बाद भी आज दुनिया बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। उम्मीद है कि हम 2047 तक 30-35 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।